दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। ये खास विशेष मनमोहक हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला, हमें अच्छा इंसान बनने वाला, हमें इंसानियत की ओर ले जाने वाला और हमें एक सभ्य मानव बनाने वाला कार्यक्रम पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के जीवन की दिशा बदलते हैं, जीवन को ऐसा व्यवस्थित बनाते हैं जिससे कि एक अच्छा इंसान बन करके वो समाज की सेवा करें। तो इसी क्रम के अंदर हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश करते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय को लेकर के प्रवेश कर रहे हैं जिससे कि हमारी जीवन की दिशा, जीवन की धारा, जीवन का लक्ष्य बदल सकता है। तो आज का हमारा विषय है आदर्श जीवन शैली के सूत्र। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, सबसे पहले हमें देखना है कि आदर्श जीवन शैली किसे कहते हैं। आदर्श जीवन शैली वह होती है जो प्रकृति के करीब रहता है, प्रकृति के साथ में तालमेल बिठाना, प्राकृतिक बनना और प्रकृति की आज्ञाओं का पालन करना और सब कार्य समय के अनुसार करना, वो आदर्श जीवन शैली कहलाती है। क्योंकि प्रकृति ने इस तरीके से व्यवस्था कर रखी है कि इसके अंदर जन्म लेने वाले 84 लाख जीवा योनि बड़े कंफर्टेबली, बड़े आराम के साथ में 24 घंटे व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी पूरी व्यवस्था हमारी इस प्रकृति माँ ने की है, इस नेचर ने की है। इसीलिए हम नेचर की पूजा करते हैं। नेचर माँ को जो है हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 नेचर माँ के घटक है, कंपोनेंट्स है। इन सब की पूजा की जा रही है। आज से नहीं, प्रारंभ से, जब से हमारा वैदिक युग प्रारंभ हुआ है, उससे पहले भी जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जो खुदाई हुई है, उसके अंदर भी ऐसे चिन्ह मिले हैं जिसके अंदर प्रकृति की वस्तुओं को, जिससे प्रकृति गवर्न होती है, जिसके द्वारा प्रकृति चलती है, उन सब की पूजा की जाती है। नदियों की, पहाड़ों की, वायु देवता की, अग्नि देवता की, जल देवता की और जो आकाश देवता की, सबकी पूजा की जाती। पूजा इसीलिए की जाती है, प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति को माँ के रूप में मानते हैं और उसके नियमों का पालन करते हैं। तो हम ये निष्कर्ष के अंदर कह सकते हैं आदर्श जीवन शैली वह होती है जो प्रकृति के साथ में तालमेल मिटाकर बैठता है। रात और दिन जो 2 होते हैं, जिसके अंदर रात्रि जो प्रकृति ने किस लिए बनाई है, विश्राम करने के लिए, और दिन किस लिए बनाया है कि वह व्यक्ति कार्य करता रहे। लेकिन व्यक्ति अगर उल्टा कर लेता है कि रात्रि के समय के अंदर वो कार्य करता है और दिन के अंदर सोता रहता है, तो वो प्राकृतिक जीवन नहीं है, वो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कहलाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ द हेल्थ एंड द साउंड माइंड एग्जिस्ट इन ए साउंड बॉडी। यानी हमारा स्वस्थ मस्तिष्क होता है, वो स्वस्थ शरीर में निवास करता है और समय से उठना, समय से बैठना, समय से सोना, ये सब प्राकृतिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति अच्छा इंसान कहलाता है, अच्छी जीवन शैली का पालन करने वाला कहला जाता है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, एक हर प्राणी के जो है मस्तिष्क के अंदर या शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर 24 आवर्स का जो है, जिस तरीके से हम कार्य करते हैं उस तरीके से सब टाइमिंग सेट हो जाते हैं। हमारे खाने का समय, सोने का समय, काम करने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, अगर हम निश्चित रूप से उसी समय पर वह कार्य करते रहें तो बायोलॉजिकल क्लॉक हमें हेल्प करती है, उतने समय के अंदर ऑटोमेटिकली उठा देती है। अगर हम प्रतिदिन 6 बजे, जैसे आज अलार्म की व्यवस्था तो हम बाहर भौतिक रूप से करते हैं, लेकिन हमारे भीतर बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर अलार्म की व्यवस्था सोता ही है, वह आपको 6 बजे ऑटोमेटिकली उठा देती है। 12 बजे आप रोज़ भोजन करते हैं तो 12 बजे आपके अंदर भूख की इच्छा जाहिर हो जाती है। इस तरह से शाम का, लंच का, डिनर का वगैरह सारा कार्य व्यवस्थित बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना होता है। इसी को कहा जाता है आदर्श जीवन शैली। लेकिन अगर हम वो नियमित रूप से नहीं करते हैं तो वह बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार उसको रीएडजस्ट होने के कारण वह अस्वस्थ होती है। उससे मनुष्य बीमार पड़ता है और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वह व्याधि को प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण,
आज हमने विषय लिया है, उसको मात्र थ्योरी समझाने से काम नहीं चलेगा। हम वास्तव के अंदर ऐसे कौन कौन से सूत्र है जिससे कि हम आदर्श जीवन शैली को बना सकते हैं। मूल हमें एक थीम मिल गया कि हमें प्राकृतिक बनना है, हम नेचर के करीब रहना है। जो व्यक्ति नेचर के करीब रहता है वो स्वस्थ अपने आप होता है। आप ये देखिए, इस चराचर जगत के अंदर जितने भी प्राणी हैं, पशु है, पक्षी है, उड़ने वाले पक्षी है, और दूसरा क्या, जल में चलने वाले और पृथ्वी पर चलने वाले और चार पाँव वाले, इस तरीके के सारे जीव जंतु ये स्वस्थ क्यों रहते हैं? इनको कौन सा डॉक्टर इनके पास में जो इनको स्वस्थ रखता है, इनकी मरहम पट्टी करता है, इनका इलाज करता है? इनका इलाज ऑटोमेटिकली जो है ये नेचर करती है, क्योंकि ये नेचर को डिवोटेड होते हैं, नेचर के अनुसार चलते हैं। तो हम आज ऐसे वैसे तो अनेक सूत्र हो सकते हैं आदर्श जीवन शैली के, लेकिन समय की अल्पता को देखते हुए मुख्य कौन कौन से सूत्र है वो हम आपको बताना चाहेंगे। इसके अंदर 5 सूत्र है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहला भाव क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरति, तीसरा मैत्री, चौथा मित भाषण और 5वां मिताहार। तो मैं प्रारंभ 1 से चलता हूँ। भावक क्रिया। भावक क्रिया एक ऐसा सूत्र है कि व्यक्ति इसको जीवन में धारण करता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल संयमित हो जाता है और वह व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति बन जाता है। वह व्यक्ति समाज के लिए एक रोल मॉडल बनता है और उसकी सारी दिनचर्या अपने आप व्यवस्थित हो जाती है। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि जो क्रिया आप कर रहे हैं, जो आप प्रवृत्ति कर रहे हैं, आपका सारा ध्यान, आपकी सारी कंसंट्रेशन, आपका दिमाग, आपका विचार उसमें रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, हम खेल रहे हैं तो हमारा ध्यान खेल में होना चाहिए, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान पढ़ने में होना चाहिए, हम सो रहे हैं तो इधर उधर के विचार नहीं करके आराम से सोना चाहिए, खाने के समय खाने का ध्यान करना चाहिए, पढ़ने के समय पढ़ने का होना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो है वर्तमान में जीना सीखे। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह एक आदर्श जीवन शैली वाला व्यक्ति होता है, और वर्तमान में जीना आदर्श जीवन शैली का सबसे बड़ा सूत्र है। न तो हम भविष्य की जो है वो कल्पना करें, न जो है भूतकाल की विस्मृति करें। ये बात अवश्य ये बात हो सकता है कि हमको आवश्यकता पड़े तो हम थोड़े समय के लिए जा सकते हैं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं और तीनों के कंपोजिट से हमारा जीवन बनता है। लेकिन भूतकाल में कितनी देर तक जाना, भविष्य काल में कितनी देर तक जाना, वहाँ से जाकर के और अपने इन्फॉर्मेशन लेकर के पुनः हम वर्तमान के अंदर लौट आवे, ये भावक क्रिया कहलाती है। और भावक क्रिया अपने आप में एक तरह का ध्यान है। जैसे हम चल रहे हैं और हमारा ध्यान मात्र चलने में है और हम सड़क की तरफ देख देख के चल रहे हैं, उससे बहुत से फायदे भी है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कोई बेचारा छोटा मोटा जीव जंतु होगा तो उसको हम बचा लेंगे, उसके ऊपर पाँव नहीं देंगे। और दूसरा ये है कि हम चल रहे हैं सावधानी से, इधर उधर से कोई खड्डा आ गया तो अपने आप से जो है हमने बचाव कर लिया। और तीसरा फ़ायदा ये है कि कोई हमारी गिरी हुई वस्तु है, क्या अन्य की वस्तु गिरी हुई है, तो वह नीचे बराबर ध्यान देने से जो है वो वस्तु हमें मिल जाती है। तो इसको कहते हैं गमन योग। यानी जितना जितना हमारा जिस क्रिया के अंदर एक ही ध्यान रहता है तो वो योग बन जाता है। और ये सबसे बड़ा योग है। भावक क्रिया सबसे बड़ा योग है, और भावक क्रिया प्रतिदिन करने वाला, प्रतिक्षण करने वाला साधक कहलाता है। और भावक क्रिया में रहने वाला साधक सबसे बड़ा योग का साधक कहलाता है, और वो अपनी सबसे बड़ी मंजिल है, वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए भावक क्रिया में रहना हमारे आदर्श जीवन शैली का सबसे पहला और मुख्य सूत्र है। दूसरा है प्रतिक्रिया विरति। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस विषय के अंदर, इस सूत्र के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि आजकल सारी दुनिया के अंदर इतनी झंझटबाजियाँ क्यों हो रही है। झंझटबाजी इसलिए हो रही है
कोई किसी को सहन नहीं करना चाहता। प्रतिक्रिया बहुत होती है। एक व्यक्ति ने अगर किसी को कुछ कहा तो उसके जवाब के अंदर वो 4 बातें और बता देता है, और इस तरीके से तू मैं की घटना और बढ़ते बढ़ते कोर्ट की कार्रवाई, लड़ाई झगड़ा लफड़ा उसके अंदर चला जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रतिक्रिया विरक्ति को रोकता है उस व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति क्रोधी होकर के आपको गालियां दे रहा है। अब उसको भान नहीं है, क्योंकि वो तो क्रोध की अवस्था में बेभान है। उस वक्त के अंदर आप उसको वापस जो उसका जवाब देने लगेंगे और वो भड़क जाएगा। क्यों? क्रोध एक अग्नि है, और अग्नि के अंदर हम घी डालते हैं तो वो अग्नि भड़क उठती है। उसी तरीके से क्रोध की अग्नि के अंदर आपने बोलना चालू किया तो वो ज़्यादा उग्रता से बोलना चालू करेगा। उस वक्त में आप प्रतिक्रिया को रोक दें, आप चुप रहे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना वो बोलता है उसको बोलने दीजिए। और आखिर व्यक्ति थकता है। हर वक्त आदमी क्रोध के अंदर नहीं हो सकता। जब वो ठंडा होता है, उसका माइंड एकदम कूल होता है, उस वक्त आपको बताना चाहिए कि इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। तुम जो बात कह रहे हो वो बात इस तरीके से है, इसका कारण ये है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई है, आपको ऐसे समझना चाहिए और इसका अर्थ यूं लगाया जा सकता है। ये सोच को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करना चाहिए। तो वो आपकी प्रतिक्रिया व्यक्ति रुकने से आप उसके हितैषी हो गए और आपकी उसके अंदर अनबन रुक गई। इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज पूरे विश्व की 7 अरब जनसंख्या के लोग अगर प्रतिक्रिया विरक्ति का फॉर्मूला और इसको जीवन शैली का जो अंग बना ले तो व्यक्ति आदर्श जीवन शैली वाला हो जाएगा। हमें कम से कम प्रतिक्रिया करनी चाहिए, और कब करनी चाहिए कि सामने वाला जब अपनी बात को समाप्त कर ले, बीच के अंदर नहीं बोलना और उसकी अनर्गल बातों का जवाब नहीं देना। उसमें से मुख्य बात होती है जिसका कि हमें जवाब दिया आवश्यक है, और वहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए, कि चुप रहने से और कोई अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो जो उसकी जो सारा बात का जो सारांश है वो अति शॉर्ट के अंदर जो है हमें उसको जवाब देना चाहिए। प्रतिक्रिया विरक्ति आज हम व्यक्तिगत स्तर पर देखें, परिवारों के स्तर पर देखें, हमारे समाज के स्तर पर देखें, देश के स्तर पर देखें और विश्व के स्तर पर देखें, अगर सभी एक दूसरे की प्रतिक्रिया विरक्ति को जो है वो अपना एक फार्मूला बना दे तो इस तरह की बीच के अंदर हमारे राष्ट्रों को भी देख लीजिए कि एक राष्ट्र ने कोई धमकी दी, दूसरा राष्ट्र 4 धमकियां देता है, फिर वो 8 धमकियां देता है। तो उसके स्थान पर उसको बड़े अहिंसा की नीति से समझाया जाए कि भाई जियो और जीने दो, आप भी जीना चाहते हो, हम भी जीना चाहते हैं, हम कोई नरसंहार नहीं करना चाहते हैं। हमारे नागरिकों का और तुम्हारे नागरिकों का मुख्य कार्य है आदर्श जीवन से जीना। इसीलिए ये प्रतिक्रिया क्यों की जाए, हम आपको किसी तरह का कष्ट नहीं देना चाहते हैं। तो आप भी अपने शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ के अंदर आप शांत रह करके अपना जीवन जिए। तो भाव क्रिया, प्रतिक्रिया विरक्ति। तीसरा मैत्री। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैत्री एक ऐसा टिप है, मैत्री एक ऐसा सूत्र है जो आप बड़े से बड़े दुश्मन को अपना मित्र बना सकते हो। और मैत्री की भावना जिस व्यक्ति के भीतर आती है उसके भीतर करुणा की भावना आती है और वो स्वयं आनंदित होता है, और मैत्री की भावना आते ही अगले व्यक्ति को मित्रवत समझता है। जब व्यक्ति एक दूसरे को मित्रता की भावना से देखता है, मित्रता की भावना से बात करता है, उसके बीच के अंदर संदेह नहीं होता है और वो दोनों व्यक्ति आपस में फ्रेंड्स बन जाते हैं, आपस के अंदर भाई के रूप में आ जाता है। ये मैत्री का फॉर्मूला, भाईचारे का फॉर्मूला है और ये लॉन्ग टर्म चलने वाला फॉर्मूला है। इससे प्रेम बढ़ता है, सद्भावना बढ़ती है और एक दूसरे के बीच के अंदर विचारों का अच्छा तालमेल होता है। और मैत्री सिर्फ मनुष्य के साथ नहीं की जाए, ये जगत के सब जीवों के साथ में मैत्री न की जाए। मैत्री होने का अर्थ ये है कि आपके मन के अंदर ये
भावना होनी चाहिए कि मुझे किसी भी व्यक्ति को कोई कष्ट नहीं देना है, मन से कष्ट नहीं देना है, वचन से कष्ट नहीं देना है, और काया से कष्ट नहीं देना है, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को किसी प्रकार का कष्ट मुझे नहीं देना है। ये मैत्री की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा हो गई। इसीलिए मैत्री के लिए कहा गया है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये मैत्री का फॉर्मूला होता है। और मैत्री में रहने वाला व्यक्ति जो है हमेशा आनंद का जीवन जीता, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। जो सबको अपना मित्रवत समझता है उसका कोई शत्रु नहीं होता है। और कोई अगर व्यक्ति उसके साथ में शत्रुता रखता भी है तो शत्रुता डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? कि वो उसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई विचारधारा ही नहीं है। मनुष्य का मनुष्य के साथ के अंदर जो विचारों का संप्रेषण होता है उसकी बात का अदृश्य रूप से प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैत्री के भाव रखने वाला व्यक्ति एकदम शत्रुता को दूर कर लेता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है। भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया विरक्ति, तीसरा मैत्री। मित भाषण, भाई और बहन, दर्शकगण, श्रोतागण, कितना सुंदर फॉर्मूला आदर्श जीवन शैली का है कि हम मित भाषण यानी हम इतना बोलें जितना आवश्यक हो। बोलना भी आवश्यक है, लेकिन कितना बोला जाए, नपे तुले शब्दों में बोला जाए और मीठा बोला जाए, मृदु बोला जाए। हमारी वाणी में कर्कशता नहीं आनी चाहिए। वाणी के लिए कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे और आप शीतल होए। ऐसे बोला जाए जिससे कि हम भी एकदम कूल ठंडे ठंडे हो जावें और सामने वाला व्यक्ति भी आनंदित हो जावे, उसके मन के अंदर ठंडक पहुंचे। इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए। और मित भाषण के अंदर हमें गागर में सागर भरना चाहिए। यानी ऐसी प्रैक्टिस कर लो जीवन के अंदर कि सार युक्त बोला जाए। गागर में सागर की कहावत क्या बनी है? हम आधा घंटा बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसका निचोड़ निकालना हो तो एक सेंटेंस के अंदर भी निकाला जा सकता है, एक शब्द में भी निकाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी व्यक्ति को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि, और उसके लिए लगभग हमने आधा घंटा तक अपना वर्कशॉप रखा और उसको बताया कि हमें जीवन के अंदर इस तरीके से रहना चाहिए और रह करके और सबके साथ में एडजस्ट होकर के चलना चाहिए। उस आधा घंटा की बात को हम केवल एक शब्द के द्वारा, संयमा खलु जीवनम, संयम ही जीवन है, अगर उसको सूत्र दे देते हैं तो वो आधे घंटे का निष्कर्ष हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा कि ये टॉपिक्स बनाए जाते हैं, ये शीर्षक बनाए जाते हैं, अध्याय के शीर्षक बनते हैं और पेपर के शीर्षक बनते हैं, हर चीज़ का शीर्षक बनता है। वो शीर्षक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और वो गागर में सागर भरने वाला होता है। एक शीर्षक के ऊपर एक पुस्तक लिखी जा सकती है, एक शीर्षक के ऊपर एक पेपर लिखा जा सकता है, एक शीर्षक के ऊपर घंटों पर बोला जा सकता है। तो भाई और बहनों, ये मित भाषण की बात है, शॉर्ट एंड स्वीट। जितना हम शॉर्ट एंड स्वीट और सार युक्त बोलेंगे उतना जो है हमारी क्रेडिट बढ़ेगी और उसके साथ साथ में हमारी जो प्राण ऊर्जा है वह समाप्त नहीं होगी। क्योंकि भीतर जो है हम प्राण ऊर्जा का जो है सेविंग करते हैं, प्राण ऊर्जा का क्रिएशन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तभी हम बोल सकते हैं, तभी हम सोच सकते हैं, तभी हम हमारे जीवन की हर प्रति को प्राण ऊर्जा के द्वारा करते हैं। और ये प्राण ऊर्जा 4 चीज़ों से बनती है कि पानी, भोजन, वायु और उसके साथ के अंदर जो हमारा अग्नि, इन सब चीज़ों से मिलकर के धूप, जिसको धूप कहा जाता है, धूप, वायु, पानी और भोजन, चारों चीज़ें मिलकर के हमारी जो है एनर्जी, विटेलिटी बनाती है। ये हमारी प्राण शक्ति बनाती है जिससे हम सारा कार्यकलाप करते हैं। तो हमारा 5वां जो विषय हो गया है मिताहार। आहार के लिए कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारे ब्लड सर्कुलेशन जितना होता है, ब्लड जितना बनता है, ये आहार के द्वारा बनता है। अगर आहार हमने प्रदूषण युक्त लिया है
तो हमारा ब्लड जो है प्रदूषण युक्त होगा, और वह प्रदूषण युक्त ब्लड जो है हमारे भीतर व्याधियां पैदा कराएगा, हमारे भीतर खुजली पैदा करेगा, हमारी सोच को खराब करेगा, और हमारे जितने भी अवयव है, हमारे जितने भी सिस्टम्स है, उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, रुधिर तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उन सबको खराब करेगा। इसलिए भोजन का जो है मिताहार, भोजन के लिए कहा गया कि हित मित और ऋत लेना चाहिए। हित मतलब भोजन है संतुलित होना चाहिए। संतुलित भोजन आजकल जी मेडिकल साइंस के अंदर जो न्यूट्रिशन लैंग्वेज के अंदर कहा जाए तो हितकर भोजन कौन सा होता है, जिसके अंदर की 20% जो प्रोटीन हो और 10% कार्बोहाइड्रेट हो, 10% फैट हो, 60% पानी हो, 6% मिनरल हो, और इस तरीके से सारा जो है हमारा ये भोजन का संतुलन, इसके चार्ट आते हैं, उससे कैलोरीज बनती है। और हमें आहार ऐसा करना चाहिए कि जितनी कैलोरी हम बर्न कर सकें उतना आहार लेना चाहिए, न तो उससे कम लेना न ज़्यादा लेना। अगर ज़्यादा कैलोरीज हमने भीतर के अंदर इकट्ठी कर ली तो फैट बढ़ेगी, हमारी मोटापा आएगा, मोटापा अपने आप में बीमारी है। और हमने ऐसा संतुलित भोजन नहीं लिया जिससे कि हमारी कैलोरीज भीतर की पूर्व की सेवन की गई कैलोरीज भी घटती चली जाए, तो उससे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये आहार के लिए कहा गया हितकर आहार, और मित का मतलब मात्रा में करना चाहिए। आहार, हमारा जो आहार है ये हमारे पेट के अंदर जाता है, और पेट के हम 4 भाग करें तो 2 भाग के अंदर ठोस आहार करना चाहिए, 1 भाग पानी के लिए होना चाहिए, 1 भाग वायु के लिए, गैस के लिए रखना चाहिए। अगर हमने जो है वो भोजन ज़्यादा कर लिया तो वायु के लिए जगह नहीं होती है, अजीर्ण हो जाता है, हमारे सीने के अंदर दर्द हो जाता है, हमारे गैसें बनती है, हम छटपटाते हैं, और हम जो है कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। इसीलिए 2 भाग ही आहार करना चाहिए, 1 पानी और 1 वायु के लिए छोड़ना चाहिए। तो ये हो गया हित मित और ऋत। ऋत का मतलब ऋतु के अनुसार, अगर गर्मी की ऋतु है तो ठंडा भोजन करना चाहिए, अगर सर्दी की ऋतु है गर्म भोजन करना चाहिए, बासी नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन के अंदर सारे मिर्च मसाले या जो भी चीज़ें पड़ती है वो शुद्ध होनी चाहिए, घर में पकाया हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे 5 सूत्र हैं। अब हम थोड़ा सा जो हमारे पास बचा हुआ समय है उसके अंदर आज के प्रेजेंट सिनेरियो हमारा कैसा है, आज हमारी लाइफ स्टाइल कैसे बदल गई है, उसकी बात करना चाहेंगे। कि आज व्यक्ति की लाइफ स्टाइल पूरी अप्राकृतिक हो गई है। व्यक्ति 24 घंटे एसी के अंदर रहता है, घर में एसी होती है, कार में एसी होती है, और उसके साथ साथ के अंदर ऑफिस के अंदर एसी होती है। उस व्यक्ति को कभी धूप मिलती नहीं है, धूप को देखता नहीं है। धूप में विटामिन डी होता है, उससे हमारी प्राण शक्ति जो है होती है, और धूप से हमारी जठराग्नि होती है, भोजन अच्छा पचता है। तो जो व्यक्ति इस तरीके से अप्राकृतिक हो गया उसकी जठराग्नि कमज़ोर होती है, और वह व्यक्ति मोटा हो जाता है, उसको विटामिन डी नहीं मिलता है। डी नहीं मिलने का हड्डियों की शिकायत चालू हो जाती है, व्यक्ति में शरण चलना, व्यक्ति में कंपन आना, इस तरह की बहुत सी बीमारियां सूर्य की रोशनी न मिलने से होती है। इसीलिए हमें जो है वो एसी कब यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मई जून का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी थोड़े समय के लिए कर लिया, लेकिन शेष समय के लिए हमें इस तरीका अप्राकृतिक काम, और जैसे फ्रीज की बात करें तो हर वक्त 2-2, 3-3 दिन का भोजन और सब्जियां उसके अंदर रखी जाती है, उसमें कई तरह के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। ये हमारा अप्राकृतिक जीवन है। ये लोग, ये हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग जो है वो मांसाहार ज़्यादा करते हैं, 4-4, 5-5, 7-7, 15-15 दिन का गोश्त जो है वो फ्रीज के अंदर एकत्रित करके रखते हैं। लेकिन हमारी ये शैली नहीं है, हमारी शैली तो शुद्ध पका कर खाने की है। तो हम वो लकड़ी, जो पुराना समय को देखें तो हमारी चूल्हों पे जो लकड़ी को जला करके और हमारी रोटी बनाई जाती थी, सब्जी बनाई जाती थी। अब मान लीजिए वो समय निकल गया है, गैस पर ही बनाए तो हम ताज़ा भोजन करके खाएं। तो ये ताज़ा भोजन है, ये हमारी जो आदर्श जीवन शैली के लिए आवश्यक होता है। उठने और सोने का समय को देखिए, आज कितनी जीवन शैली बदल गई है कि आदमी कभी अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप पर संयम करता ही नहीं है। रात को 12 बजे, 2-2 बजे सो रहे हैं और दिन को 10-10 बजे उठ रहे हैं। उससे क्या था, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, और व्यक्ति की जो कर्म या शक्ति है, जो एफिशिएंसी
एफिशिएंसी वो डाउन हो जाती है और कम उम्र में वो बूढ़ा लगने लग जाता है। वो पहले कहा जाता है कि सवेत जीवनम, यानी 100 वर्ष तक आप जिए। 100 वर्ष की आयु गिनी जाती थी। पहले 25 जो ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरे 25 साल जो गृहस्थ आश्रम, और तीसरे जो 25 साल वानप्रस्थ आश्रम, और चौथे 25 साल संन्यास आश्रम। लेकिन आज बिगड़ी हुई जीवन शैली से व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम के बाहर निकलता ही नहीं है, वानप्रस्थ की बात उसके भीतर आती नहीं है, क्योंकि उसकी जीवन शैली से उसके विचार इतने कलुषित हो जाते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है और जीवन के अंदर इंद्रियों का सुख है उसके चारों तरफ वही करता है। समाज की सेवा नाम का उसका कंसेप्ट और जो वानप्रस्थ और संन्यास की बात उसके जीवन में आती नहीं है। तो ये चारों जो हमारे जीवन के क्लासिफिकेशन विभाग किए गए हैं, आदर्श जीवन शैली के आधार पर किए गए हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, कार्यक्रम आपका जो है एक पसंदीदा कार्यक्रम बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विषय के ऊपर वार्ता की जाती है कि समय आधा घंटा का कैसे निकल गया न आपको पता पड़ता है न मुझे पता पड़ता है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है जगत कल्याण का है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इस संसार के समस्त जीव 7 अरब की जनसंख्या सुखमय हो, आनंदमय हो, स्वस्थ हो और एक दूसरे के साथ में जो है आराम से जीवन व्यतीत करे। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति मंगल भावना शुभ।